पे जाने से पहले मैं आपके सवालों के जवाब दे रहा था। अगर आपको किसी तरह का आपका कोई इमिग्रेशन का या फैमिली लॉ के हवाले से या किसी और लीगल मैटर के हवाले से आपका कोई सवाल हो तो आप हमें प्रोग्राम जो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाबों का जितनी जल्दी मुमकिन हो सके दूँ। देखते हैं हमारी नेक्स्ट कॉल पे कौन है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैंने जनवरी 2012 में मुझे इंडेफिनिट स्टे मिला था। तो अभी मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं और मैं नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकती हूँ जबकि मैं अपने खामन से सेपरेट हूँ। तो क्योंकि 1 साल अगर हो तो मैंने सुना भी आपके प्रोग्राम में सुना है कि 1 साल हो तो आप नेशनलिटी के लिए सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कैसा सेपरेशन क्या सिचुएशन होगी। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैंने जब इंडेफिनिट स्टे लिया था तो मैंने लाइफ इन यूके टेस्ट पास किया था और उन्होंने मुझे सेम डे सर्विस हुई थी। उन्होंने मुझे इंडेफिनिट अपना लाइफ इन यूके टेस्ट वापस नहीं मुझे किया होम ऑफिस वालों ने। तो अभी मुझे सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है तो क्या मैं जो फॉर्म फिल करूंगी क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तो जो मैं फॉर्म फिल करूंगी उसमें मतलब वो जो मेरा पहले लाइफ इन यूके टेस्ट मैंने पास किया वही चलेगा कि मुझे दोबारा से बैठना पड़ेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। जैसे मैंने पहले भी एक सवाल के जवाब में बताया था कि नेशनलिटी के लिए आपको 1 ईयर का वेट करना पड़ता है और 1 ईयर के बाद आप इंडेफिनेट के बाद 1 ईयर के बाद आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आपके नेशनलिटी पे असरअंदाज नहीं होगी कि अगर आप अपने हस्बैंड से सेपरेट हो गई हैं तो इंडेफिनेट मिलने का मतलब ये है कि आप इमिग्रेशन रूल्स जो हैं उनसे फ्री हो गई हैं। उसके बाद आपको किसी तरह की कोई इमिग्रेशन के हवाले से एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस इंडेफिनेट पे भी फॉर एवर रह सकते हैं। तो इसका कोई ताल्लुक आपकी प्रीवियस किसी भी तरह के रिलेशनशिप से नहीं है। आपको इंडेफिनेट मिल चुका है और आप इंडेफिनेट के बाद 1 ईयर के बाद आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकती हैं। आपका जो लाइफ इन द यूके टेस्ट था वो वैलिड है और जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो इस फॉर्म में एक कॉलम होता है कि अगर आपने लाइफ इन द यूके पास किया हुआ है आप सिर्फ उसको टिक कर दें। आपको किसी तरह का भी रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास रिकॉर्ड होता है और वो वहाँ से चेक कर लेंगे कि आपने लाइफ इन द यूके टेस्ट पास किया हुआ है। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मैंने ये पूछना था कि मेरे बच्चों को 7 साल हो गए हैं, मई में हो जाएंगे, तो हम कब केस अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने ये भी पूछना था कि हमारी फीस कितने लगेगी। हम 5 मेंबर हैं और हमें कोई टेस्ट भी पास करना पड़ेगा। प्लीज़ बताएंगे जी आप, और आप अपना प्लीज़ एड्रेस भी हमें बताना। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। एड्रेस के लिए आप इसी फ़ोन नंबर पे कॉल करके प्रोग्राम के बाद एड्रेस ले सकते हैं हमारा। जहाँ तक 7 ईयर्स की बुनियाद पर आपके सवाल का तो अलग है, तो उसमें ये है कि आपको डिपेंड करता है कि हु इज़ द मेन एप्लीकेंट और डिपेंडेंट कौन कौन से और उनकी एज कितनी है। उसके हिसाब से आप फ़ीस कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली बात दूसरी ये है कि अभी फ़रवरी है और एवरी अप्रैल में जो है वो फ़ीसेस जो हैं वो इंक्रीज़ होती हैं यूजुअली। आपने मई में अप्लाई करना है तो बेहतर यही है कि अप्लाई करने से कोई 3-4 वीक पहले अगर आप हमें इसी प्रोग्राम में कॉल कर लें तो हम आपको बता सकते हैं कि आपकी कितनी जो फ़ीस है। रफली अंदाज़ा है कि ये बिटवीन 2 to 3,000 पाउंड होगी ऑल द पीपल, डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल सर्कमस्टांसेस और एज ऑफ द पीपल की आपके बच्चों की एज कितनी है, उसमें ओवर 18 अंडर 18 कितने हैं, तो उसके हिसाब से आपको करें। बच्चों के हवाले से जो कोई ऐसा टेस्ट नहीं है। बेहतर ये है कि आप अगर अडल्ट जो हैं वो इंग्लिश का A1 का अगर कोर्स कर लें तो उनको जो वो एप्लीकेशन फर्दर लीव की एप्लीकेशन है उसमें वो उनको जो रिक्वायरमेंट है वो A1 की है। तो अगर आप A1 कर लें तो वो आपके लिए सफिशेंट होगा। लेकिन मशवरा मेरा यही है कि आप अप्लाई करने से पहले अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ किसी करीबी सोलिसिटर से रब्ता करें और उनको अपने जो सर्कमस्टांसेस हैं उनके वाले से आपकी एक बेहतर एप्लीकेशन की जो है वो प्रिपरेशन के लिए उनको इंस्ट्रक्ट करें। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने आपसे ये पूछना है कि रेफ्यूजी स्टेटस के बाद जो 5 इयर्स कंप्लीट होने के बाद मुझे इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना है। और क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरा बेटा आया था अंडर 18 और उसने मुझे ज्वाइन किया था 3 साल पहले, 3.5 साल पहले। और अभी मैंने ये पूछना है कि एप्लीकेशन जो फॉर्म होंगे हम दोनों के सेम होंगे। वो मेरा डिपेंडेंट ही है, अभी तो वो ओवर 18 हो चुका है। तो अब मैंने ये पूछना है कि वो सेम फॉर्म पे हमने अप्लाई करना है या उसके फॉर्म डिफरेंट होंगे जो मेरे डिपेंडेंट बन के इधर आया था अंडर 18। तो नेक्स्ट मंथ में मैंने अप्लाई करना है, तो प्लीज ये मुझे बता दीजिए फॉर्म एक होंगे या डिफरेंट होंगे।
थैंक यू वेरी मच। यूजुअली जो अंडर 18 डिपेंडेंट्स होते हैं वो तो आपके फॉर्म पे ही उनकी एंट्री होती है, लेकिन जो डिपेंडेंट ओवर 18 हो जाते हैं उनका सेपरेट फॉर्म होगा। लेकिन आप दोनों फॉर्म जो हैं एक ही वक्त में भिजवाएं, एक ही केस वर्कर को भिजवाएं और उस अपना जो कवरिंग लेटर है उसमें इस चीज़ को कंफर्म करें कि वो आपका डिपेंडेंट था और उसने कब आपको ज्वाइन किया और उसको कितना टाइम हुआ यहाँ पे, और स्टिल आपका डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट की जो जनरल डेफिनेशन है तो उसमें तो ये है कि जो अंडर 18 जो लोग हैं वो डिपेंडेंट की कैटेगरी में आते हैं। जो ओवर 18 होते हैं उनकी अपनी लाइफ इस्टेब्लिश हो जाती है और कानून के मुताबिक वो अडल्ट कंसिडर होते हैं कि उनका सेपरेट केस होता है। लेकिन बेहतर यही है कि अगर आप किसी अपने करीबी सॉलिसिटर से रब्ता करें, उनको अपने केस के बारे में बताएं और एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन करवाएं तो होपफुली आप दोनों का इंडेफिनेट हो जाएगा। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई, मैंने आपसे 2 क्वेश्चन करने छोटे से। पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे हूँ और मुझे यहाँ पे 4 ईयर और 2 मंथ्स हो गए हैं। ओके, तो क्या अभी मैं 1 ईयर कोर्स में एक्सटेंशन करवा सकती हूँ या 5 ईयर्स वाला जो न्यू कानून आया था कुछ अर्सा पहले वो लागू होता है कि नहीं करवा सकते? ओके, दूसरा सवाल क्या है आपका? क्वेश्चन है कि अगर मैं हाईली ट्रस्टेड कॉलेज पे 1 ईयर के कोर्स में एक्सटेंशन करवाऊँ तो क्या मेरे डिपेंडेंट को वर्क अलाउ होगा या सिर्फ यूनिवर्सिटी में ही अलाउ होता है? ओके, जहाँ तक टाइम रिस्ट्रिक्शन का तल्लक है, डिपेंडिंग है कि आपने जो प्रीवियसली कोर्सेज़ थे वो कौन से किए हैं। अगर आपने लो लेवल के सर्टिफिकेट लेवल के कोर्सेज़ किए हैं तो आपको डिग्री लेवल तक कंप्लीट करते हुए 5 इयर्स होने चाहिए। बेसिकली वो डिग्री लेवल का टाइम जो है उसमें 5 इयर्स कंसिडर करते हैं। अगर आपने डिग्री लेवल से कम के किए हैं तो उसमें आप दोबारा से चेक करवा सकते हैं कि आपने कौन कौन से कोर्सेज़ किए हैं और उन कोर्सेज़ की बुनियाद पर आपका टाइम पूरा होता है कि नहीं होता। क्योंकि हमारे पास आपके पिछले कोर्सेज़ की डिटेल्स नहीं हैं तो मैं आपको कंप्लीटली तो नहीं बता सकता। मशवरा आपको यही है कि आप किसी अपनी करीबी सॉलिसिटर से रब्ता करके उनको अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको वो दिखाएं तो आपको बेहतर तरीके से एडवाइस कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है डिपेंडेंट को वर्क अलाउड होगा, यूजुअली अगर आपका कॉलेज हाईली ट्रस्टेड है तो उसमें वर्क अलाउड होता है डिपेंडिंग ऑन योर नेचर ऑफ द कोर्स, कि आपका कोर्स कौन सा है, उसकी लेंथ कितनी है और उसकी बेस पे वो आपको यूजुअली वर्क अलाउड कर देते हैं। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरे 2 छोटे छोटे से क्वेश्चन है। एक ये है कि मेरे कज़न को सितंबर 2009 में इंडेफिनिट मिली थी, तो अभी वो कब नेशनैलिटी के लिए एंटाइटल हो सकता है? दूसरा ये है कि मेरे पास रेफ्यूजी स्टेटस था जो कि मैंने जनवरी में ILR के लिए अप्लाई किया है। तो जनवरी के मिडल में मुझे बायोमेट्रिक्स का लेटर आ गया था जो मैंने 2-3 दिन में उनको सेंड कर दिया था। अभी 2.5 माह हो गए, तो कब तक वो मेरा डिसीजन कर देंगे, भेज देंगे मुझे? ओके, थैंक यू। बस ये मेरे 2 छोटे क्वेश्चन थे। जो आपका पहला सवाल था उसमें उसका जवाब यही है कि इंडेफिनेट मिलने के 1 ईयर के बाद आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप अपने जो पासपोर्ट है उसको चेक कर सकते हैं, उस पर जब इंडेफिनेट स्टैंप हुआ जिस डेट से हुआ है उसको कैलकुलेट करते हुए 1 ईयर का पीरियड आप मुकम्मल करें और 1 ईयर के बाद आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का तल्लक है तो यूजुअली जो इंडेफिनेट की एप्लीकेशंस हैं उसमें जो अभी जो उन्होंने क्राइटेरिया दिया वो 6 मंथ का है कि इंडेफिनेट की जितनी एप्लीकेशन उसमें मैक्सिमम टाइम जो है वो 6 मंथ है। तो जैसे आपने जनवरी में अप्लाई किया था तो इट्स क्विक कि उन्होंने आपको शुरू में फ़ीस डिडक्ट कर ली और उसके अलावा उन्होंने आपको बायोमेट्रिक की भी दे दिया है, इन्विटेशन दे दिया, तो वो भी आपने अगर बायोमेट्रिक भी दे दिया तो यूजुअली इट विल बी क्विक बिटवीन 4 to 6 वीक्स, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है उसमें वो 6 माह का है। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी इमरान बात कर रहा हूँ ग्लासगो से। जी इमरान, मैं 2003 में आया था और 2010 तक मैं ठीक था और उसके बाद मैं ओवरस्टे हो गया था। लास्ट में जब वीज़ा था वो PSW का था, उसके बाद ओवरस्टे हो गया था तो फिर मैं इधर यहाँ पे मुझे डिटेन कर लिया था इन्होंने 10 दिन के लिए। फिर यहाँ पे मेरी ब्रिटिश फ्रेंड थी, उसने मेरी बेल करवाई थी, तो हमने कोर्ट में बता के आए थे कि हम बाहर जाके मतलब शादी करेंगे। फिर हमने शादी की जनवरी में 2012 में। ओके, और उसके बाद ये हुआ कि केस अप्लाई किया था, फिर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि आपकी जो इनकम है वो पूरी नहीं होती। तो मैंने तो 7 महीने पहले अप्लाई किया था। फिर वो रिफ्यूज करने के बाद रिकंसिडरेशन में हम गए, वो भी नहीं हुआ। फिर मैंने एक लेटर लिखा था उनको प्री एक्शन प्रोटोकॉल का, तो उसका भी कोई जवाब नहीं दे रहे थे। तकरीबन 8 महीने के बाद उन्होंने जवाब दिया। इन पैरेलल मैं तैयार था इसमें
जुडिशियल रिव्यू में जाने के लिए। तो उनका वो लेटर का जवाब आ गया कि आपको कंसिडर कर रहे हैं। अब उसका भी उन्होंने 4 महीने लगा दिए हैं, तो अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हो। तो मैं ये सोच रहा था कि ये इनकम थ्रेशोल्ड की वजह से तो नहीं है, और अगर है तो क्या मैं दूसरी तरफ से जुडिशियल रिव्यू में जा सकता हूँ अभी? ओके जो जुडिशियल रिव्यू की उसका जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आप जब आपको ओरिजिनल डिसीजन आता है, जो फर्स्ट डिसीजन होता है यूजली रिफ्यूज़ल का, उसके 90 डेज़ में आपने जुडिशियल रिव्यू की एप्लीकेशन करनी होती है। अगर आप किसी वजह से डिले हो गए हैं या प्रोसीजरल लेटर लिखने में और इधर उधर यानी कॉरेस्पॉन्डेंस करने में अगर आपका टाइम ज़ाया हो गया, तो कोर्ट उसको यूजली एंटरटेन नहीं करते अंटिल यू गिव अ गुड रीज़न के वाई यू आर पुटिंग योर जुडिशियल रिव्यू लेट। तो उसमें अगर आपकी जो टाइमिंग है अगर वो 90 डेज से ज़्यादा हो गई या 3 माह से ज़्यादा हो गई है, तो आपको जुडिशियल रिव्यू आप नहीं करना पड़ेगा, हो सकता है। लेकिन जैसे आपने कंफर्म किया कि उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया कि वो केस को रिकंसिडर करेंगे, तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन यही है कि आप उनके रिकंसिडरेशन का वेट करें, और अगर वो रिकंसिडरेशन करके आपके हक में फ़ैसला देते हैं तो उसमें आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन होगी कि आप उसको कर सकते हैं। दूसरी बात जो इसमें एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट हो सकती है वो ये हो सकती है कि आप उनसे रिमूवल डायरेक्शन ले सकते हैं। रिमूवल डायरेक्शन का जो इफ़ेक्ट होता है वो ये होता है कि क्योंकि आपकी फैमिली लाइफ है यहाँ पे, तो वो आपको राइट ऑफ अपील उसमें लाजमी मिल जाता है। तो उस राइट ऑफ अपील में रिमूवल डायरेक्शन की जो राइट ऑफ अपील होगा उसमें आप उसके ख़िलाफ़ अपील करके कोर्ट में जा सकते हैं, और आपका केस ह्यूमन राइट की बुनियाद पर फिर डिसाइड होगा। और रिसेंटली कोर्ट्स ने बहुत सारे अच्छे केसेस किए हैं कि अगर आपकी इनकम नहीं भी है लेकिन अगर एक इस्टेब्लिश फैमिली लाइफ है तो उस बंदे को रिमूव नहीं किया जा सकता, और जिसको रिमूव नहीं किया जा सकता डेफिनेटली फिर उनको वीज़ा देना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि आप अपने किसी करीबी सोलिसिटर से रब्ता करें, इन लाइन्स पे उनसे बात करें और उनसे रिमूवल डायरेक्शन लेने की अगर आप बात करें तो होपफुली वो आपको या तो वीज़ा देंगे या रिमूवल डायरेक्शन देंगे, जिसमें आपके लिए पास राइट ऑफ अपील होकर आप कोर्ट में जाकर वीज़ा ले सकते हैं। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये पता करते हैं लॉन्ग रेजिडेंसी पे 10 ईयर के बेस पे इंडेफिनेट अप्लाई करूं, मगर क्राउन कोर्ट से फाइन हुआ है अभी लास्ट मंथ ही, तो अब ये इसमें क्या अफेक्ट कर सकता है, रिफ्यूज कर सकते हैं या चांस है, इसमें क्या सिनेरियो होगा? ओके थैंक यू वेरी मच। जो फ़ाइन है, एक तो आपने डिफ़ाइन नहीं किया कि ये किस तरह का फ़ाइन है और किस वजह से हुआ है। डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल सर्कमस्टांसेस के अगर जब आप अप्लाई करते हैं तो आप कोई चीज़ हाइड ना करें उनसे, उनको ये ज़रूर बताएं कि हाँ ये मुझे फ़ाइन हुआ था और उसकी ये रीज़न्स थी। बेसिकली वो ये चेक करते हैं कि आप कोई परसिस्टेंट ऑफेंडर्स तो नहीं हैं कि जो बार बार गलतियाँ कर रहे हैं, बार बार कानून की ब्रीच कर रहे हैं। अगर ये वन ऑफ ब्रीच है तो वो मुमकिन है उसको वेव कर दे, लेकिन क्योंकि इंडेफिनेट का मामला है तो थोड़े से केयरफुल होते हैं कि ऐसे लोगों को इंडेफिनेट ना दिया जाए जो कि यहाँ के जो लॉज हैं उनकी पासदारी नहीं करते या जो लॉज हैं उनको फॉलो नहीं करते, तो उसकी बेस पे मुमकिन है कि वो रिफ्यूज़ करें। लेकिन वेट एंड सी वाली सिचुएशन हो जाती है कि, लेकिन मेरा मशवरा आपको यही है कि आप उस अपनी जो सिचुएशन है उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें, रीज़न बताएं, अगर आपने प्लीड गिल्टी किया या नहीं किया वो सिचुएशन उनको बताएं, तो उसकी बेस पे मुमकिन है आपको इंडेफिनेट मिल जाए। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे ये पूछना था कि मेरे हस्बैंड पाकिस्तान में है और मैंने उनका वीज़ा अप्लाई करना है, मगर मैं फुल टाइम काम नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा बेटा है 7 साल का, उसको डिसेबिलिटी है, वो स्पेशल स्कूल जाता है, तो मैं सिर्फ पार्ट टाइम काम कर सकती हूँ। तो मुझे ये पूछना था कि मैं कैसे इसका करूँ और इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा, और मेरे जो हस्बैंड है उनको वो पाकिस्तान में कौन सा वो कोर्स करना है, कौन से पेपर चाहिए होंगे इसके लिए। आप केयर अलाउंस ले रही हैं? हाँ जी, वो उसको जो डिसेबिलिटी का मिलता है ना जो वो वाला मैं ले रही हूँ। ठीक है। और हाउसिंग बेनिफिट ले रही हूँ। ठीक है ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बेहतर तो यही है कि आप किसी अपने करीबी सोलिसिटर से रब्ता करें और आप इन ग्राउंड्स की बेसिस पे अपने हस्बैंड को अगर आप अप्लाई करती हैं तो उनको वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। यूजुअली जो डिसेबिलिटी के लोग हैं या जो डिसेबिलिटी अलाउंस ले रहे हैं या केयर अलाउंस ले रहे हैं वो एग्जाम्प्ट हैं इनकम थ्रेशोल्ड से, क्योंकि वो किसी वजह से ही पूरा काम नहीं कर सकते, जैसे डिसेबिलिटी है तो उसकी वजह से क्योंकि वो काम नहीं कर सकते तो उन पे वो जो थ्रेशोल्ड है 18,600 का वो लागू नहीं होता। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब अगर आपका एक ही बच्चा है तो आपको डेफिनेटली एक पार्टनर की ज़रूरत है जो इसको लुक आफ्टर करने में
आपकी हेल्प कर सके और जो बाकी जो मामला हैं उनको चलाने में आपकी हेल्प कर सकें, तो बेहतर यही है कि आप अपने हस्बैंड का वीज़ा अप्लाई करें। उन बड़े अच्छे चांसेस हैं कि उनको वीज़ा मिल जाएगा। इंग्लिश का उनको A1 का जो कोर्स है वो करना पड़ेगा पाकिस्तान से, और प्लस जो अगर आप हाउसिंग बेनिफिट भी ले रहे हैं लेकिन आपके पास सफिशेंट हाउसिंग है कि वो 1 बेडरूम या आपके पास 2 बेडरूम की प्रॉपर्टी अवेलेबल है, तो आप अपने हस्बैंड को बुला सकती हैं। टॉप ऑफ ये कि अगर आप उनकी CV यहाँ पे डिफरेंट जो आपके लोकेलिटी में लोग हैं, जो स्टोर्स हैं, काम करने वाले बिजनेसेस हैं, उनको दें और वो उनको कहें कि हाँ जी ये अगर ये यहाँ पे आते हैं और हम इनको जॉब ऑफर दे रहे हैं, और तो उससे ये होगा कि जब वो आएंगे तो उनकी जो जॉब होगी वो आपके बेनिफिट को रिड्यूस करेगी। तो ये इट्स अ गुड इम्पैक्ट कि वो ये नहीं है कि वो बेनिफिट बर्डन ऑन स्टेट बन जाएंगे, बल्कि ये है कि अगर उनको थर्ड पार्टी की तरफ से ऐसी सपोर्ट है या ऐसे उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कोई यहाँ पे आके काम करेंगे तो आपके बेनिफिट रिड्यूस हो जाएंगे, तो वो भी आपके लिए एक अच्छी और प्रोग्रेसिव किस्म की चीज़ हो सकती है। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने पूछना था आपसे, थोड़ा ओपिनियन लेना था कि मैंने सैलम लिया था इधर फैमिली के साथ, और 3 साल बाद उन्होंने मुझे सैलम रिफ्यूज़ कर दिया। ओके। और बच्चों के साथ हूँ, और सेकंड ये है कि मेरी हेयरिंग है नेक्स्ट वीक। ठीक है। हेलो जी जी सुन रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि हेयरिंग में एक बंदे को जाना चाहिए या दोनों को जाना चाहिए, क्योंकि सुना है कि क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, तो उसके बाद वो चेक करते हैं कि मियाँ की स्टेटमेंट और है, बेगम की और है, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो जाए। तो अगर सिर्फ एक बंदा चले जाए, दूसरा बंदा को मेडिकल सर्टिफिकेट दे दे, तो ये पॉजिटिव है या दोनों जाएं, ये प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि किसको जाना चाहिए, तो मेरी एडवाइस तो यही है कि जो अगर दोनों ने क्लेम किया है तो डेफिनेटली दोनों जाएं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन कि किसकी स्टेटमेंट रिलाई कर रही है असाइलम क्लेम में, कि अगर आपकी जान को ख़तरा है और उसकी वजह से आपकी फैमिली यहाँ पे स्टे करना चाहती है, तो डेफिनेटली आपकी जो पर्सनल स्टेटमेंट होगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी रैदर देन आपकी वाइफ की स्टेटमेंट के। लेकिन डेफिनेटली जब आप ये उनको मेंशन करेंगे कि मेरी जान को इस तरह का ख़तरा है और आपकी वाइफ उसी चीज़ को सपोर्ट करेगी कि हाँ इस वक्त में ये चीज़ हुई थी, तो वो आप उसको एक अच्छा इंप्रेशन होगा रैदर देन के नेगेटिव इंप्रेशन के। तो आप नेगेटिव इंप्रेशन सोचने की बजाय पॉजिटिव अगर सोचें कि आपकी वाइफ को जाने से आपका केस स्ट्रॉन्ग होगा, तो मेरे ख्याल में आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ये चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने 2 सवाल करने हैं। एक तो ये है कि मेरी इंडेफिनिट हो गई है, वो डोमेस्टिक वायलेंस पे हुई है। ओके। तो 1 साल हो गया, तो अब क्या मैं नेशनलिटी अप्लाई कर सकती हूँ? जी थैंक यू। जी बिल्कुल, आफ्टर 1 ईयर इंडेफिनिट होने के आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। जी चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने इस तरह है कि यहाँ पे शादी की है, ठीक है, मेरे हस्बैंड फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, अभी उनका इंडेफिनिट होना है, राइट। तो मैं जो है ना लो इनकम पे जो टैक्स क्रेडिट है वो लेती हूँ। तो आया मैं ये कंफर्म करना चाहती हूँ कि मेरे इस टैक्स क्रेडिट से लो इनकम से मेरे हस्बैंड के वीजे पे तो नहीं कोई असर होगा? आपका जो हस्बैंड का वीज़ा कब लगा था, जो फर्स्ट वीज़ा लगा था? उसको 2 ईयर हो जाने हैं दिस मंथ ना, लास्ट में। ओके, तो वो 2 इयर्स की कैटेगरी में आते स्टूडेंट हैं? आया था वो। जी क्या वो 2 इयर्स वाली कैटेगरी में आते हैं या 5 इयर्स वाली कैटेगरी में? 2 इयर्स वाली। 2 ईयर। ओके थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक टैक्स क्रेडिट का ताल्लुक है, तो वो यूजली जो है कोर्ट के डिसीजंस हैं कि वो जो वेलफेयर बेनिफिट की कैटेगरी में नहीं आते, वो उन लोगों को मिलते हैं जो काम कर रहे होते हैं और उनकी इनकम के हवाले से होते हैं। वो इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ऐसा सच नहीं होता कि अगर आप सिर्फ टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं। अगर आपके हस्बैंड भी जॉब करते हैं, आप भी जॉब करती हैं और आप दूसरे बेनिफिट्स नहीं ले रहे, तो सिर्फ टैक्स क्रेडिट की वजह से आपके वीज़े पे कोई नेगेटिव असर नहीं होगा। ये चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जब मेरा ना रेफ्यूजी स्टेटस यानी कि अप्रूव हुआ है और मेरे पास 5 साल का स्टे है, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि मैंने अपनी वालदा को बुलाना है पाकिस्तान से, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? दूसरा मैंने ये पूछना था कि ये 5 इयर्स के बाद मुझे ब्रिटिश पासपोर्ट मिलेगा या मैं इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करूँगा? ओके थैंक यू वेरी मच।
जहाँ तक आपकी वालदा को बुलाने का तल्लुक है तो डिपेंड करता है कि आपने उनको किस कैटेगरी में बुलाना है। अगर तो आपने उनको विज़िट के लिए बुलाना है तो उसके लिए तो सिंपली आपको जो विज़िट की एप्लीकेशन है वो देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप रेफ्यूजी स्टेटस पे हैं तो मुझे नहीं पता कि आपकी जो अभी सिचुएशन है वो क्या क्या, आप फुल टाइम काम कर रहे हैं, आपके पास टेनेंसी एग्रीमेंट है, जगह है, आप उनको सपोर्ट करना चाहते हैं या उनके पास अपने सोर्सेज हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कंसिड्रेशन के लिए होती हैं। तो बेहतर यही है कि आप अपने किसी करीबी सोलिसिटर से रब्ता करें, वो आपको बताएंगे कि आपके पर्सनल सर्कमस्टांस के हवाले से उनको किस तरह के जो एप्लीकेशन करनी चाहिए, या अगर आप उनको एज ए डिपेंडेंट बुलाना चाहते हैं या फैमिली मेम्बर बुलाना चाहते हैं कि जो वो यहाँ पे इसको फैमिली रीयूनियन कहते हैं कि जो असाइलम सीकर होते हैं, अगर उनकी इमीडिएट फैमिली पीछे रह गई है तो उनको भी बुला सकते हैं और उसकी बेस पर उनको यूजली जो है वो जो रेफ्यूजी स्टेटस आपको मिला है इसी तरह उनको भी रेफ्यूजी कंसीडर किया जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल सर्कमस्टांसेस और आपकी इंटेंशन है कि आप वालदा किस कैटेगरी में बुलाना चाहते हैं, बेहतर यही है कि आप अपने किसी करीबी सोलिसिटर से रब्ता करें, वो आपको इस सिलसिले में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ये चलते हैं हमारी नेक्स्ट कोई तरफ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं यहाँ तकरीबन 6 साल से रह रहा हूँ। मैं स्टूडेंट आया था, फिर PSW पे 2 साल गुजारे और उसके बाद मैंने शादी की। मुझे 1 साल हो चुका, अपना जो स्टेटस है वो मैंने स्पाउस वीज़ा पे कन्वर्ट किया। अभी मैं और मेरी वाइफ हम दोनों फुल टाइम काम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट ईयर अपनी एक प्रॉपर्टी भी बाय किया। ओके। मैं अपनी माँ और अपने अब्बू को स्पॉन्सर करना चाहता हूँ विजिट वीजे के लिए। आइडियली तो चाहूंगा कि वो इधर आ जाए, पक्के रहें मेरे पास आके, लेकिन उन दोनों की जो उम्रें हैं वो 60 जो एयर्स है उससे थोड़ी हैं, वो तकरीबन 53-54 ईयर्स हैं दोनों की। और इसके अलावा मेरे पास कुछ जो बैंक स्टेटमेंट है वो कितनी रिक्वायर्ड है, और उधर पाकिस्तान से जो मेन चीजें हैं, जो मोटी मोटी चीजें हैं, वो अगर आप उनका भी बता दें मुझे। और मेरे अब्बू जो है वो सरकारी मुलाजिम है उधर, तो मेरी अम्मी हाउस वाइफ है, उनकी प्रॉपर्टी है उधर, और मेरा अब्बू अभी भी जॉब कर रहे हैं। तो इन पे प्लीज़ आप मुझे एडवाइस करें। थैंक यू। अगर तो आप उनके लिए विज़िट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आप जिस स्टेटस पे भी हैं, अगर आपके पास सफिशेंट वीज़ा है, मेरे ख्याल में आपने बताया था कि आप PSW पे हैं, तो उसकी बेस पे आप के पास अगर 6 मंथ से ज़्यादा का वीज़ा भी पेंडिंग पड़ा हुआ है तो आप उनको विज़िट के लिए उनकी एप्लीकेशन दे सकते हैं। और डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास, जैसे आपने बताया कि आपने प्रॉपर्टी बाय की हुई है, तो उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स उनको भिजवा सकते हैं कि आपके पास सफिशेंट अकोमोडेशन है, अपनी बैंक स्टेटमेंट वगैरह भिजवा सकते हैं कि आप के पास सफिशेंट इनकम सोर्सेज है, उसकी बेस पे आप उनको बुला सकते हैं। जहाँ तक आपके वालिद का तल्लुक है कि वो सरकारी मुलाजिम है, तो उनके लिए गवर्नमेंट जॉब अगर वो शो करते हैं तो उनके लिए वहाँ से उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक NOC जो है वो लेना पड़ेगा कि इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है या उनकी छुट्टी अलाउड है कि जिसकी वजह से वो अब्रॉड जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो आप अपने वालिद से मशवरा कीजिएगा कि वो किस कैटेगरी में किस पोस्ट पे हैं और क्या उनको NOC की ज़रूरत है भी कि नहीं है। दूसरा, उनके जो पर्सनल सर्कमस्टांसेस हैं, उनकी वेज कितनी है, घर में अकोमोडेशन कितनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो विज़िट वीज़ा में होती है वो ये होती है कि दे हैव इंटेंशन टू गो बैक। तो अगर आप ये प्रूव कर दें कि उनकी जॉब सिक्योर है, आपकी जो मदर हैं वो उनके साथ रहना चाहती हैं और वो सिर्फ विज़िट के लिए आना चाहते हैं, तो वो विज़िट करके उनको बासानी वीज़ा मिल सकता है। नाज़रीन, इस वक्त आपको स्क्रीन पे जो हमारा ईमेल एड्रेस है वो भी नज़र आ रहा है। अगर आप हमें आपने सवाल करने की कोशिश की और आप हम फ़ोन के ज़रिए हम तक रब्ता नहीं हो सका तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पे। हम कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आपके सवालों के जवाब जो हैं वो वाया ईमेल भी दे सकें। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के वक्त का प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। मैं माज़रत चाहता हूँ कि उन लोगों से जिनकी फ़ोन कॉल्स गो थ्रू नहीं हो सकी, आप अपने ईमेल के ज़रिए भी अपने सवाल जो है वो भिजवा सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपके सवालों को जितनी जल्दी मुमकिन हो जवाब दे सके। अगले वीक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।